नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका खुलासा हो ही गया है। भजनलाल शर्मा को घोषित कर दिया गया कि वो अब राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। यहां मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस घोषणा के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने एक इतिहास रच दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के और राजस्थान के इतिहास में पिछले 50 साल से कोई भी ब्राह्मण मुख्यमंत्री राजस्थान में नहीं रहा है। राजस्थान की जातिगत पॉलिटिक्स को देखते हुए चाहे कांग्रेस रही तो चाहे भारतीय जनता पार्टी रही, वहां से यही विचार किया गया कि कैसे राजपूत चेहरे को आगे बढ़ाया जाए, कैसे जाट पॉलिटिक्स की जाए। लेकिन यह पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी जो अब बदल रही है, मोदी की बीजेपी में ब्राह्मणों को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसीलिए राजस्थान का पहली बार 50 साल में कोई सीएम ब्राह्मण बना है। यह श्रेय जाता है मोदी जी को। आपको बता दें, यह उनके मुंह पे करारा तमाचा भी है। जो योगी आदित्यनाथ को जब उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया गया था, एक दल है, कुछ पार्टियां बनी और कुछ कांग्रेस के बी टीम सोशल मीडिया और मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी की यह कहकर खिंचाई कर रहे थे, देखो जी बीजेपी तो ब्राह्मण विरोधी है, ठाकुर को बना दिया, यहां तो ठाकुर को सीएम बना दिया, ब्राह्मणों को तो देखा ही नहीं जा रहा है। आज उनके मुंह पे यह ताला लग चुका है कि जो लोग आप इस तरह की बातें करते हैं, आप कांग्रेस से ही उम्मीद कर सकते हैं क्या? कांग्रेस से कतई उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यह दूसरी बात यहां यह सिद्ध कर दी है, जैसा मैंने कल भी आपको वीडियो में बता ही दिया था और मेरी तरफ से मैंने बताया था कि वहां जो भी सीएम होगा वो ब्राह्मण चेहरे से होगा। हालांकि मेरे पास जो सूत्रों के हवाले से नाम था, क्योंकि एक ब्राह्मण चेहरा कौन हो सकता है, तो ओम माथुर को लेकर मेरा एक आकलन था कि ओम माथुर, क्योंकि पार्टी का काफी दिनों से काम कर रहे हैं, वो वहां हो सकते हैं। लेकिन ओम माथुर को आगे क्यों नहीं किया गया, इसका मतलब उनके लिए कुछ और केंद्र में विचार किया गया है। ये भी चीजें सामने आ रही हैं। दूसरी बात ये तय थी, कल की न्यूज में मैंने आपको कहा था, जो भी होगा आरएसएस से संबंधित होगा, यानी बैकग्राउंड संघ की हो, ऐसा ही विचार का कोई व्यक्ति सीएम बनेगा। और उसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद डायरेक्ट कभी भी राजनीति में नहीं आता है। वो केवल शाखा लगाते हैं, देश और धर्म की सेवा करते हैं और व्यक्ति निर्माण का काम संघ करता है। व्यक्ति निर्माण कर दिया, अब इस व्यक्ति को जो निर्माण किया है, देश और समाज में कहां इसकी आवश्यकता है, उस व्यक्ति को वहां भेज दिया जाता है। मोदी जी भी इसी तरह कभी संघ की शाखाओं में जाते थे, वहां संघ ने महसूस किया कि राजनीति में उनकी आवश्यकता है, तो वहां उनको राजनीति में भेज दिया गया। अशोक सिंघल जी के बारे में यह विचार किया गया, संघ की शाखा में ही खेलते थे, विचार किया कि धर्म के क्षेत्र में किसी की आवश्यकता है तो उनको वहां भेज दिया। और इसी तरह आप देखें कि अनेक लोगों को संघ की शाखा में निर्माण किया गया व्यक्तियों का, और जिस क्षेत्र में उनकी आवश्यकता महसूस की गई, जहां उनकी जिम्मेदारी लगाई गई, वहां उन्होंने किया। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो विद्यार्थियों के बीच काम करता है, छात्र राजनीति करता है, उनके बीच जिन लोगों ने काम किया है, तीनों राज्य के अगर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पर अगर आप नजर डालेंगे तो आपको बता दूं, जैसे आपको मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव को बनाया, वो यादव हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक यादव को, ओबीसी को सीएम बनाया, वो बात अलग है। लेकिन कॉमन क्या है, तीनों लोगों में अगर बात कोई कॉमन है, चाहे वो मध्य प्रदेश के मोहन यादव हो, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सहाय हो, या अब राजस्थान के जो भजनलाल शर्मा है, तीनों में एक बात कॉमन कि वो कभी ना कभी संघ की शाखा में खेले हैं, शाखा में गए हैं, संघ की विचारधारा से जुड़े हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कॉमन है, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये आपको बता दें कि ये एक तरह से युवा इकाई है संघ की, जो छात्रों के बीच काम करती है और दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। यहां छात्र पॉलिटिक्स में, जहां आपने देखा हमारे देश में ढपली ढपली गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग जिसको बोलते हैं, जेएनयू, एएमयू और जामिया, ये ऐसे कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जहां हमने देखा कि देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले, अगर उनके हॉस्टलों की तलाशी ली तो कहीं बोतलें शराब की मिल रही है, कहीं कुछ आपत्तिजनक चीजें मिल रही हैं। दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद
जहां संघ के कार्यकर्ता काम करते हैं, संघ की विचारधारा छात्रों में डाली जाती है, वो देश हित की बातें करते हैं, देश हित के नारे लगाते हैं और देश की ही राजनीति करते हैं। उसी का कारण है कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कोई ना कोई पद पर रहे व्यक्तियों को जब राजनीति में लाया जा रहा है तो वहां भी वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि साहब नया नाम था, आप कहां से लाए? और ये तीनों नाम देखिए, जैसे कि मोहन यादव, कहां से लाए साहब? जूनियर आदमी थे, इनसे तो बड़े बड़े सीनियर मध्य प्रदेश में पढ़े थे। तो उसका एक कारण है मोदी जी का। यदि आप भाषण देखेंगे तो मोदी जी 2014 से अभी तक ये कहते आए कि देखिए ये अमृत काल है और हम अगले 25 वर्ष की योजना बना रहे हैं। जो भी मोदी जी की योजना है वो अगले 25 वर्ष को लेकर बन रही है, क्योंकि 25वां साल जब आएगा सन 2047, वो हमारे देश की स्वतंत्रता का 100वां साल होगा। तो अगले 25 साल की अगर योजना की बात करें तो मान लीजिए कोई 65 साल 70 साल का व्यक्ति सीएम बनता तो भाई साहब 25 साल बाद तो शायद वो दुनिया में ना रहे। और इसीलिए युवा चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज जो ये सीएम बने हैं, अगर खास तौर पे मैं मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीएम की बात करूं, ये दोनों लोग युवाओं की श्रेणी में आते हैं और अगले कम से कम भी 30 साल ये पॉलिटिक्स करेंगे, स्टेट की पॉलिटिक्स करेंगे। फिर इनका केंद्र में अनुभव हो सकता है और इनको पहले से इतना अनुभव है। कुछ लोग मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे कह रहे हैं साहब ये जो आपने बना दिया है मोहन यादव को, इनको अनुभव तो है नहीं। इनको अनुभव बेशक किसी मंत्री या किसी विधायक का बेशक कम हो सकता है, लेकिन देश की सेवा करना, समाज की सेवा करने का जो इनका अनुभव है वो कम से कम इनके पास 30 से 40 साल का है। यानी जब ये युवा अवस्था में थे, 15 साल के हुए, तब से संघ की शाखाओं में गए, विचारधारा से जुड़े, तो क्या ये अनुभव उसी व्यक्ति को मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक कितने साल से है, सांसद कितने साल से है? जहां तक मैं राजस्थान के भजनलाल जी की बात करूं तो ये भजनलाल शर्मा, आपको बता दूं, 2008 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से पॉलिटिक्स में रहे, संगठन का काम करते रहे और संगठन में भी 4 बार प्रदेश के महामंत्री रहे। महामंत्री का मतलब आप समझते हैं कि अध्यक्ष के नीचे फिर महामंत्री ही है। प्रदेश का अध्यक्ष जो भी कोई होता है, चाहे वो जिले का अध्यक्ष हो, फिर चाहे वो क्षेत्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो, ये जो पॉलिटिक्स है, आदमी सोचता है जब महामंत्री बन जाता है ना कि यार अगली बार तो मुझे भी अध्यक्ष बनना है। जोड़ तोड़ की राजनीति करके वो अध्यक्ष बनने के प्रयास करता है। भजनलाल शर्मा जी के बारे में एक बात देखिए कि ये 4 बार 4 टर्म में अलग अलग अध्यक्षों के साथ ये महामंत्री की पोस्ट पर रहे, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने संघ के अधिकारियों से, अपने एबीवीपी के अधिकारियों से या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष से कभी ये नहीं कहा भाई मुझे भी अध्यक्ष बनाओ। ना वो कोशिश की और अपना काम करते रहे। और इसीलिए आपको बता रहा हूं, मैंने कल भी कहा था, किसी की नजर हो या ना हो, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष और संघ का जो शीर्ष है, आरएसएस के जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, उन सबकी नजर अपने एक एक कार्यकर्ता पर रहती है। कब आपको फोन कॉल आ जाएगी आपको भी नहीं पता। आपको अचानक से फोन आएगा, अचानक से कोई कार्यकर्ता आएगा, आपके कंधे पर हाथ रखता है और कहेगा भाई साहब अब आपकी हमें फला फील्ड में जरूरत है। बस इतना सा, कोई सिफारिश होने की जरूरत नहीं। और आपको बताऊं कि ये भी बीजेपी में ही हो सकता है कि आपके पास पैसे नहीं है, आपकी कोई पहुंच नहीं है, आपकी कोई चमक दमक नहीं है, तो भी आपको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इसी तरह के ये तीनों नेता का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने किया है, चाहे वो मोहन यादव हो, चाहे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव हो और चाहे अब ये भजनलाल हो। भजनलाल जी के बारे में बताऊं, जो इनका अभी चुनाव हुआ है, अब ये पहली बार विधायक बने हैं जिनको कहा जा रहा है, असल में यहां से एमएलए पहली बार भी बीजेपी का ही था, अशोक लाहोटी। और अशोक लाहोटी बीजेपी के जीते हुए हैं, यानी ये बीजेपी की परंपरागत सीट है। ये पता है कि जो भी इस सीट से खड़ा होगा वो विजयी होगा, बीजेपी को ही ये सीट मिलेगी। उसके बाद उनको हटाया गया अशोक लाहोटी को और उनको धीरे से बताया गया भैया यहां से जो है भजनलाल जी को चुनाव लड़वाना है। क्यों? कहीं ना कहीं पार्टी शीर्ष ने तय कर लिया था कि इनको मुख्यमंत्री बनाना है और इसलिए इनके चुनाव प्रचार में खुद मोदी जी पहुंचे थे। सोचिए, एक विधायक जहां सीट पक्की हो
वहां मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए उनके चुनाव प्रचार में पहुंचते हैं और उनसे मंत्रणा स्टेज पर हुई, वो फोटो भी क्लिक हुई है। ये बता रहा है कि पार्टी ने पूरा तय किया हुआ था। और उसका रीजन आप समझिए, कोई ये तय नहीं कर सकता। इनके प्रोफाइल में लिखा है कि बिजनेस करते हैं, लेकिन इनका जो टर्नओवर है, मतलब महीने की अगर आय की बात करें जो इन्होंने कॉलम में फिल किया है, लगभग 1.25 लाख रुपए है मात्र। और पुरानी एक गाड़ी है जिसकी कीमत 5 लाख है। कल्पना कर सकते हैं, चल अचल संपत्ति लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच है। यानी मकान जो है वो भी कर्जे में बना है और वो हलफनामे में लिखा है कि इनके ऊपर 35 लाख का लोन भी है। ये कल्पना आप कर सकते हैं पॉलिटिक्स में कि जो व्यक्ति के पास जमा पूंजी कुछ नहीं है, लोन पे मकान बना है, लोन पे गाड़ी ली है और 35 लाख लोन हो, ऐसे व्यक्ति को उठाकर सीएम बना दिया जाए। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है, जो बीजेपी में करके दिखाया है। और जहां तक मैं आपको बता दूं कि पूर्व अनुमान की, तो दिया कुमारी को लेकर मैंने पोस्ट भी लिखा है, उस पर न्यूज भी की थी और मैंने बताया था दिया कुमारी को आगे बढ़ाया जाएगा, डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, तो वो डिप्टी सीएम बनाई गई है। जहां तक रही सीएम की बात, बहुत सारे मीडिया चैनल कह रहे थे कि उनको सीएम बनाया जा सकता है, महिला हैं, एक योजना के तहत उनको लगाया गया काम में। और जिस तरह का उनका काम करने का तरीका है कि एक महारानी होते हुए भी वो हर व्यक्ति की समस्याओं में उनके बीच जाकर बैठती हैं। वसुंधरा राजे कभी भी इस तरह के लोकल सीन आपने नहीं देखे होंगे जो दिया कुमारी के देखे। तो ये कहने सुनने में आ रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया उनके नाम पर अड़ गई और ये हो गया कि भाई इनको आगे नहीं बढ़ावें, नहीं तो जो है मेरा मान सम्मान नहीं होगा। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने वसुंधरा राजे सिंधिया की बात को दरकिनार करते हुए दिया कुमारी को डिप्टी सीएम जैसी जिम्मेदारी दी है। यह भी पार्टी ने दिखा दिया कि आपकी ऐंठ अकड़ और दबाव, इसमें बीजेपी आने वाली नहीं है। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि मोदी अमित शाह को झुकाना असंभव है। बहुत सारे लोग कह रहे थे जी पार्टी को झुका देगी, वो तो पार्टी को तोड़ देंगी। अब यह संभव नहीं है। अमित शाह का कार्यकाल है, इसमें पार्टी के किसी कार्यकर्ता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी और अमित शाह की किसी भी निर्णय के विरुद्ध जाकर के और पार्टी के विरुद्ध कोई एक्टिव काम कर सके या तोड़ फोड़ कर सके। यह संभावना नहीं है। मैडम को अमित शाह ने हिंदी में समझा दिया। वो जो फाइल लेकर के फोटो बाहर निकली थी ना, मेरे पास खबर है कि उनके बेटे के बारे का पूरा कच्चा चिट्ठा अमित शाह जी के पास है। वो फाइल थमा दी, पढ़ लो। अगर कुछ चूं जहां ज्यादा इधर उधर किया तो फिर समझना क्या हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं और इसीलिए मैं एक वर्ड बोलता हूं कि जो कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा। बीजेपी का एक सूत्री कार्यक्रम है और इसलिए भजनलाल जी को बनाकर दोनों बातें हो गई। एक तो ब्राह्मण चेहरा, तो पूरा आप देख लीजिए राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसमें एक हरियाणा ऐसा ब्राह्मण चेहरा है जो जमीन से उठ करके ऊपर गए हैं, आम लोगों के बीच काम करते हैं। और ये जो विपक्षी हैं, ब्राह्मण विरोधी जो एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे, उन सबके मुंह पर तमाचा है। और अब ये दूर की कौड़ी खेली जा रही है। 2024 की तैयारी मोदी जी की तरफ से है। इसी तरह से चौंकाने वाले आप मंत्रिमंडल में मंत्री भी देखेंगे। हां, जो सांसदों को चुनाव लड़वाया गया था उनका क्या है, जैसे कि राज्यवर्धन राठौर हैं, जैसे किरोड़ीलाल मीना हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत है, ये नाम की चर्चा कर रहे हैं कि साहब सीनियर मोस्ट थे, उनको क्या हुआ भाई, उनको भी मंत्रालय दिया जाएगा, ये भी खबर है। तो ऐसा नहीं है कि उनका मान सम्मान नहीं रखा जाएगा। जो भी पार्टी की विचारधारा से सहमत होकर अनुशासन में रहेगा, निश्चित जानिए कि आज नहीं तो कल पार्टी उनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी और सम्मानजनक तरीके से उनका मान भी रखेगी। ये तय है, जैसा कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी को दिया गया। अगर इसी तरह शिवराज जी भी कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वंदे मातरम।